रातें भी अच्छी होंगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। शुरुआत कर रहे हैं पहले क्वेश्चन के साथ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको आरपीएफ का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसके लिए प्रीवियस ईयर लगाना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा, एलिमिनेशन मेथड से भी आप याद रख पाएंगे चीज़ें, और भविष्य में जो क्वेश्चन आएंगे उनको भी आप आसानी से टैकल कर पाएंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट तो नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर 1 है हमारा। तो शुरुआत करें, क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है? तो बताएं क्या आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है? तो बताओ, अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, या एशिया महाद्वीप है? आंसर क्या रहेगा? जल्दी से आप आंसर करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो याद रखना भैया, इसका जो आंसर रहेगा प्यारे बच्चों वो रहेगा आंसर नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व के महाद्वीपों में सबसे छोटा है, सबसे कम भूमि क्षेत्र वाला महाद्वीप है ये, और ये सबसे नीचा, यानी इसका जो तल है वो सपाट है, बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, और ये एक शुष्क क्षेत्र है। सिर्फ अगर अंटार्कटिका को हटा दे तो अंटार्कटिका के बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगी। ठीक है, तो याद रखना। इसकी भूमि का अगर समुद्र तल से उच्चतम बिंदु में बताऊं तो ये सिर्फ 2228 मीटर ही ऊंचा है। तो इसके लिए कह सकते हैं इनमें सबसे निचला भूमि युक्त महाद्वीप कौन सा है? तो प्यारे बच्चों आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो पहला जो क्वेश्चन था वो ज्योग्राफी से था और ये क्वेश्चन पॉलिटी से है। तो बताएं किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की स्वतंत्रता, या समानता? तो बताएं क्या आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना भैया। अभिव्यक्ति और बोलने की आज़ादी है अनुच्छेद 19 के तहत, स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसके तहत है। स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है भैया उसका तहत ये क्या है? आपको बोलने की आज़ादी, अनुच्छेद 19 के तहत है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो बताएं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताओ कामुक रचना के लिए फेमस मंदिर कौन सा है? तो याद रखना भैया वो है, आंसर करेंगे आप लोग, खजुराहो मंदिर। अच्छा, खजुराहो के मंदिर कहाँ है? तो याद रखना ये मध्य प्रदेश में है। किसने बनवाए? क्वेश्चन पूछ रहे हैं खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए? तो आप कहेंगे प्यारे बच्चों आंसर होगा चंदेल शासकों ने। जो चंदेल शासक थे उन्होंने ही क्या बनवाए हैं? खजुराहो के मंदिर बनवाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कामुक कलाओं से बने हुए मंदिर हैं, और यूनेस्को की जो धरोहर सूची है उसमें भी शामिल है। याद रखना, जो यूनेस्को है, यूनेस्को की धरोहर सूची में ये शामिल है। ठीक है जी, याद रखना शामिल है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया? हिस्ट्री का क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को रिक्शतान कहा जाता है। बताओ, अगर द्रव माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या बोलेंगे? परजीवी मिश्रण बोलेंगे, गर्भ निरोधक मिश्रण बोलेंगे, यौगिक मिश्रण बोलेंगे, या समपार्श्विक मिश्रण बोलेंगे? तो बताओ, अगर द्रव में सिर्फ क्या है? पानी है, तो इस मिश्रण को क्या बोलेंगे? बताओ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो भैया उसको क्या बोलेंगे? क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना। तो उसको जो बोलेंगे उसको बोलेंगे समपार्श्विक मिश्रण। ठीक है, या कोलाइडल घोल आप उसको कह सकते हैं भैया। इसमें क्या होगी? पदार्थ के जो कण होंगे वो ज़्यादा सूक्ष्म होंगे, बिखरे होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होगा? पानी होगा। जब एक तरल को दूसरे तरल में मिलता है तो उसको कोलाइडल मिश्रण कहते हैं, यानी समपार्श्विक मिश्रण कहते हैं भैया। द्रव टू द्रव मिल रहा है ना यहाँ पे, द्रव को द्रव में यानी सिर्फ पानी है, तो ये आंसर याद रखेंगे चौथा, पार्श्विक मिश्रण, यानी इसको क्या बोलेंगे आप लोग? कोलाइडल घोल बोलते हैं, कोलाइडल मिक्सचर बोलेंगे, है ना। तो याद रखना कोलाइडी मिक्सचर। ठीक है,
मिश्रण कह सकते हैं आप, है ना। अगला क्वेश्चन है भारत का अधिकांश भागों पर, ये साइंस का क्वेश्चन था, केमिस्ट्री का। अगला क्वेश्चन है भारत का अधिकांश भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो फिर से ज्योग्राफी का क्वेश्चन। तो बताओ भारत के अधिकांश क्षेत्रों में कैसी मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है। बताएं जल्दी से क्या आंसर रहेगा। तो याद रखना भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। अब जलोढ़ मिट्टी क्या होती है भैया, नदियों के आसपास के जो क्षेत्र की जो मिट्टी होती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी के दो भाग मिलेंगे आप, एक बांगर होगा जो नदी से थोड़ा दूर होगा वो बांगर है, और जो नदी के बिल्कुल हर साल नया जो लाते हैं उसको बोलते हैं खादर। तो याद रखना खादर बांगर ये जलोढ़ में है। तो ज़्यादातर भैया नदियाँ बहुत सारी हैं भारत में, उनके आसपास का क्षेत्र जो है जलोढ़ मृदा है। तो भारत में ज़्यादातर जो नदियों का मैदान है उसको जलोढ़ मृदा कहते हैं, इसलिए भारत के ज़्यादातर मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की लेके चल रहा हूँ, और ये भी याद रखना अगर मैं आंकड़ा दूँ आपको तो भारत की कुल जो मिट्टी है, मृदा है, उसका लगभग 43% भाग क्या है, जलोढ़ मृदा है ना। तो सबसे ज़्यादा यही है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलूँ मैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा विकल्प कबड्डी से संबंधित है। तो अब देखो ये विविध का क्वेश्चन है, कबड्डी खेलों से क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ कौन सा विकल्प कबड्डी से संबंधित है। AKFI है, AIKF है, या फीफा है, या BCCI है। तो बताओ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, तो बताएं जल्दी से। तो याद रखना कबड्डी से क्या है, AKFI। जो AKFI है इसको आप कह सकते हैं भैया एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना, फेडरेशन ऑफ इंडिया इसको कहा जाए। तो ये कबड्डी संबंधित है, ठीक है, ये वाला। बाकी फीफा तो फुटबॉल से होता है, BCCI क्रिकेट से। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। अगले क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, टफ भी आते हैं क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, हिस्ट्री का क्वेश्चन, सीधा प्योर कोट है। तो बताओ सिंपल क्वेश्चन, 1885 में, ठीक है। अगर पूरी बात करें तो कब, 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कहाँ हुई, बम्बई में। और किस कॉलेज में हुई थी, अगर कॉलेज पूछते तो वो था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय या कॉलेज, है ना, मुंबई में स्थापना हुई थी महाविद्यालय। तो याद रखना। अब कांग्रेस से आपको सारी चीज़ पढ़नी पड़ेगी, और कांग्रेस से क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल अच्छे से कांग्रेस पढ़ लेना। उससे पहले जो हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आया हुआ है प्यारे बच्चों, वो आया था मंदिरों से। तो मंदिर पढ़ के जाना, वास्तुकला प्राचीन भारत से, तो मंदिर पढ़ लेना। प्राचीन मंदिर है तो हिस्ट्री में ही कवर होंगे ना। पॉलिटी को अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ से भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आणविक मनोलिथ है। तो बताओ आणविक मनोलिथ कौन सा है, इनमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। तो आणविक मनोलिथ कौन सा होगा। और क्वेश्चन आप लोग से क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, या आर्गन है, ठीक है। तो याद रखना इनमें से कौन सा आणविक मनोलिथ है। तो आणविक मनोलिथ के लिए आप कह सकते हैं भैया जो होता है उसको, ये आर्गन इसका आंसर हो सकता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, इसका आंसर बिल्कुल आर्गन रहने वाला है। तो आणविक मनोलिथ कौन सा है, तो प्यारे बच्चों वो है आर्गन, है ना। ऑप्शन नंबर 4 के साथ चलेंगे, आर्गन इसका आंसर रहेगा। क्योंकि ये एक रासायनिक तत्व है ना आर्गन। इसका परमाणु, अच्छा मैं आपसे पूछूंगा आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है, एटॉमिक नंबर। तो आप कहेंगे सर इसका एटॉमिक नंबर है 18। किसका, आर्गन का, ठीक है। आर्गन जो है भैया पृथ्वी पर वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर मात्रा में, पृथ्वी सबसे ज़्यादा, अगर पृथ्वी वायुमंडल में तीसरे नंबर पर आर्गन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो याद रखना है। तो ये एक आणविक मनोलिथ। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तो बताओ अंडमान निकोबार को एक दूसरे से तो भैया कौन सा अलग करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना अंडमान निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से अलग कौन सा करता है, 10 डिग्री चैनल करता है भैया। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं, क्षय रोग और टीबी रोग के कारण। तो बताओ क्षय रोग और टीबी रोग के कारण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्षय रोग और टीबी रोग के कारण प्रोटोजोआ से फैलता है टीबी, या कवक से, विषाणु से, जीवाणु से। तो क्या आंसर हो सकता है बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना, तो ये जो फैलता है ये जीवाणु बैक्टीरिया से फैलता है ना। तो याद रखना है बैक्टीरिया से फैलता है टीबी जो फैलता है। और उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, अच्छा टीबी की फुल फॉर्म बताओ, तो बताओ क्या नाम है। तो याद रखना भैया ट्यूबरक्लोसिस होती है ना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो यही होता है भैया, याद रखना, हिंदी में लिखेंगे
ट्यूबरक्लोसिस, कुलेसिस ऐसे लिखें तो ये होता है, याद रखना। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस तो बैक्टीरिया होता है, सीधा सीधा लिखा हुआ है ना पूरी में, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम ये है, तो याद रखना नामक ये पूरा जो माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसी बैक्टीरिया से फैलता है। ये टीबी ये बैक्टीरिया का नाम है, यानी जीवाणु का नाम है ये, इस जीवाणु से प्यारे बच्चों ये फैलता है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरबैक्टीरियस होता है टीबी, टीबी की फुल फॉर्म क्या है, ये होता है ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम है ना। तो कौन सा जो बैक्टीरिया का नाम है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगला क्वेश्चन है, संघर्ष के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति, तो बताओ संघर्ष के कारण जब दो एक दूसरे के संपर्क में सापेक्ष गति होती है दो की, तो वो क्या होती है, तो शामिल होती है। अगर घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति रिक्तस्थान है, शामिल हो जाएगी, घर्षण के कारण बढ़ जाएगी, कई परिणाम कोई परिणाम नहीं होगा या स्थैतिक घर्षण होगा, तो बताओ क्या होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर बताएंगे। तो क्या रहने वाला है भैया, तो याद रखना कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, जो होगा वो स्थैतिक घर्षण होगा, याद रखना प्यारे बच्चों। भैया संपर्क से जो दो सतहों के बीच मौजूद घर्षण होगा, जब उनके बीच कोई सापेक्ष गति नहीं होती है तो फिर वो स्थैतिक रहेंगे, है ना। तो घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सापेक्ष गति है, घर्षण के कारण अगर उनके बीच गति ही नहीं है तो फिर क्या होगा, तो याद रखना स्थित घर्षण में रहेंगे। सापेक्ष गति होगी ना, तो नहीं होगी तो फिर क्या है, तो याद रखना संपर्क में दो सतहों के बीच मौजूद घर्षण से कोई भी गति नहीं लेती है स्थैतिक गति, केवल सापेक्ष गति शुरू होगी जो एक दूसरे से रिलेटिव होगी और कुछ नहीं होगा ना। तो इसका आंसर है स्थैतिक घर्षण। अगला है कोलेरू झील खालिस्तान के त्रिकोण में पाई जाती है, तो बताओ कोलेरू झील कहाँ है, किस किस नदी के बीच आपको कोलेरू झील देखने को मिलेगी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कोलेरू झील है कहाँ, तो ये आंध्र प्रदेश में है, याद रखना है ना भाई। तो कैसे गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच आपको मिलेगी कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो झील भी पढ़ लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कितनी एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत हैं, बताओ किए जाते हैं। तो लेकिन ये प्रावधान अब खत्म हो चुका है, पहले दो होते थे तो अब नहीं है, तो याद रखना एंग्लो इंडियन का प्रावधान अब संविधान में नहीं है। तो प्रीवियस का क्वेश्चन है, अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आएगा तो कितने होते थे, तो दो होते थे, अब नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, है ना। पॉलिटी का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अगला क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हॉल रिक्तस्थान के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो बताओ अगर मान लो संसद के दोनों सदनों में वो राज्यसभा के लिए भी चुन लिया गया कोई व्यक्ति और वो लोकसभा के लिए भी चुन लिया गया है, ठीक है, अगर दोनों में चुना है तो उस व्यक्ति को सदन की वांछित हॉल में खालिस्तान के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। यानी उसको बताना चाहिए कितने दिन के अंदर उसको बता देना चाहिए कि लोकसभा में काम करेगा या राज्यसभा में काम करेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है भैया। क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताइए क्या आंसर रहेगा इसका, ठीक है भैया, तो बताएं। तो याद रखना उसको 10 दिन के अंदर ही बता देना है ना, तो याद रखेंगे। ये कोई भी अगर कोई व्यक्ति लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए निर्वाचित हो गया, यदि उसने किसी भी सदन में काम करने अब उसने किसी भी सदन की सदस्यता नहीं ली, पहले ये समझो, है ना लोकसभा के लिए ना राज्य, लेकिन उसमें 10 दिन के अंदर उसको बताना पड़ेगा वो राज्यसभा के लिए काम कर रहा है या लोकसभा के लिए काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर उसका भैया लोकसभा राज्यसभा का पद समाप्त हो जाता है लोकसभा के लिए। अगर उसने सूचना नहीं दी तो फिर वो सिर्फ लोकसभा के लिए काम कर सकता है, सूचना देनी पड़ेगी 10 दिन के अंदर, नहीं तो उसकी राज्यसभा की सदस्यता अपनी बात चली जाएगी। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, ठीक है, राज्यसभा की सदस्यता चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा, फिर उसको 10 दिन के अंदर बताना पड़ेगा राज्यसभा में काम करेगा लोकसभा में काम करेगा, नहीं बताएगा तो फिर राज्यसभा की सदस्यता समाप्त है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया, बताओ। अच्छा, जो सेल है, सेल का जो न्यूक्लियस है उसकी खोज किसने की, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये कहते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन है, युगांडा का बच्चा भी इसका आंसर कर सकता है। तो बताएं किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना जो रॉबर्ट ब्राउन थे इन्होंने ही खोज की थी किसकी, सेल न्यूक्लियस की। और ये खोज कब की थी, ये मैं डेट आपको बता देता हूँ, 1831 में ये खोज की थी इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बेहद इंपॉर्टेंट है भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अशोक का चिन्ह स्तंभ कहाँ से लिया गया, हिस्ट्री क्वेश्चन, याद रखना भैया। सारनाथ का अशोक का चिन्ह है, वहाँ से लिया गया है। और सारनाथ को धमेक भी कहते हैं, याद रखना, धमेक स्तंभ लेख या
सारनाथ स्तंभलेख, ये जो है ये एक ही बात है। आप सारनाथ को, और ये है कहाँ? सारनाथ भैया उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे आप, यूपी में है ना, उत्तर प्रदेश में। तो अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है वहीं से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो सिंह का है वो लिया गया है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। निम्न में से कौन सा एक लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है? तो बताओ निम्न में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी, यानी जो लकड़ी होता है उसके ऊपर जो लकड़ी से होती है, एक प्रकार से कह सकते हैं आप, लकड़ी से जो कागज वागज बनता है एक प्रकार से, वो लुगदी जो होती है रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो बताओ तो लकड़ी से कौन सा बनाया जाता है? पॉलिएस्टर, नाइलॉन, बैग या रेयान? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताएं इसका क्या आंसर इसका रहेगा? तो याद रखना रेयान बनाया जाता है ऐसे लकड़ी की लुगदी से। ये एक मानव निर्मित फाइबर है, ये भी याद रखेंगे भैया आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रियो पैरा ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता? देखो भैया, कोई आपको अब पेपर से पहले आपको ओलंपिक पढ़ने दोनों, ठीक है, ओलंपिक भी पढ़ना, पैरा ओलंपिक भी पढ़ना, ये दोनों पढ़ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करंट को आपको ऐसे याद रखनी है, पेपर से पहले आप ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल, है ना भैया, फीफा, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के ही चलनी है, ठीक है। IPL, WPL, ठीक है भैया, वर्ल्ड कप जो हुए हैं 1-2 साल के अंदर, तो उस पर आपको सब पे बात करके चलनी ही पड़ेगी। तो बताइए पैरा ओलंपिक में इसमें कौन सा 2016 में, अब ये क्वेश्चन दोबारा तो नहीं आएगा, लेकिन आपको ये पता हो कि उन्होंने भैया रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता था। उन्होंने क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को खालिस्तान कहा जाता है। तो बताओ, अच्छा दक्षिण भारत में, हिस्ट्री का क्वेश्चन भैया, एंशियंट हिस्ट्री का है, तो एंशियंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को क्या कहते थे? देखो भाई, उत्तर भारत में तो द्वार ही हैं वो, लेकिन दक्षिण भारत में भैया उनको गोपुरम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिण भारत में जो द्रविड़ शैली के मंदिर जो बने होते हैं उनमें द्वारों को गोपुरम कहते हैं, ठीक है, याद रखना। और ये कई बार होते थे भैया, क्या होते थे, ये कई बार मंदिरों से भी ऊंचे दरवाजे बना दिए जाते थे और इस पर बहुत सारी चीज़ें अलंकृत किया जाता है इनको अच्छे से। तो भैया दरवाजों के, मंदिर के दरवाजों को गोपुरम कहते थे। अच्छा विमान क्या होते हैं? विमान होते हैं मंदिरों के शिखर, है ना, मंदिरों के जो शिखर होते हैं ना उनको विमान कहते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष घर ये तो अलग ही चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है, तो भैया मंदिर वास्तुकला आपको पढ़ के जानी है। आपसे बता दिया गया है कि आपको अगर जब आप प्राचीन भारत पढ़ें तो आपको मंदिर वास्तुकला, है ना, और मंदिर वास्तुकला आपको ढंग से पढ़नी है और साथ साथ मूर्ति वास्तुकला भी पढ़ लेना, है ना। मूर्ति कितने टाइप की है? तो मूर्ति वास्तुकला मूर्ति कला शैली भी पढ़नी है आपको, मंदिर कला शैली भी पढ़नी है ना, तो इनको देख लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, तो ये अगली बार ये भी पूछ लेंगे भैया चैत्य किसको कहते हैं ना, ये पूछ लेंगे, बिहार पूछ लेंगे क्या होता है, मंडप किसको कहते हैं, ठीक है, पताका क्या होता है, परिदक्षिणा पथ क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे स्तूप क्या होता है, सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोग, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य क्या समझाता है? तो ये वाक्य भी सतत विकास की बात कर रही है कि आपको क्या करना है कि आपको वर्तमान की जो पीढ़ियां हैं उनकी भी ज़रूरतें पूरी करनी है और साथ साथ आने वाली पीढ़ियों की भी ज़रूरतें पूरी करनी है, और ऐसा लगातार जो आप करते रहेंगे इसको सतत विकास कहेंगे। तो सीधा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? बताओ, जो सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? तो सापेक्ष घनत्व की रिलेटिव डेंसिटी की क्या होगी? बताओ, रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या है, ये पूछ रहे हैं। रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट बताएं प्यारे बच्चों। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलेटिव उसकी यूनिट क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बताएं जल्दी आंसर क्या होगा। तो रिलेटिव डेंसिटी सापेक्ष जो होगी भैया, इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं। तो याद रखना भैया इसकी। अच्छा मैं आपसे अगर बात करूं कि जो ये घनत्व होता है सापेक्ष आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ का, तो अगर मैं बात करूं कि पानी का जो घनत्व है वो कितने डिग्री पर पानी उबलने लग जाए, 4 डिग्री से, तो अब कोई यूनिट नहीं होती, रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है ना। तो ये आप आंसर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से दिल्ली सल्तनत के, देखो आपको प्राचीन भारत भी पढ़ना है, आधुनिक भारत भी पढ़ना है और मध्यकालीन भारत से भी क्वेश्चन आया हुआ है, देखो तो पढ़ना सब है आपको। हिस्ट्री में अगर पढ़ना है तो पॉलिटी भी आपको पढ़नी है और क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी आ चुके हैं, तो पढ़ना तो सारा ही है। निम्न में से दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा बनवाया? तो बताओ,
अलाई दरवाज़ा किसने बनाया? पहले तो ये बताओ अलाई दरवाज़ा है कहाँ? दिल्ली में, आपको बता रहा हूँ। तो अलाई दरवाज़ा बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ अलाई दरवाज़ा थोड़ी ना बनवाया, इसने अलाई दरवाज़ा तो बनवाया, लेकिन साथ साथ इसने क्या बनवाया? इसने जमियत खाना मस्जिद भी बनवाई, जमियत खाना मस्जिद, है ना जी। अगर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भैया इसने सीरी का किला भी बनवाया था दिल्ली में ही, सीरी फोर्ट, सीरी का किला ये भी दिल्ली में है। इसने भैया चोर मीनार बनवाई, चोर मीनार, चार मीनार नहीं, चोर मीनार दिल्ली में है, चार मीनार हैदराबाद में। चार मीनार तो भैया ठीक है भैया, चार मीनार इसने चोर मीनार बनाई, चार मीनार नहीं बनवाई। चोर मीनार कहाँ है? चार मीनार हैदराबाद में, वो कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी, और ये बनवाई इसने चोर मीनार दिल्ली में अलाउद्दीन। इसने भी हजार खंबा महल भी बनवाया, हजार खंबा महल ये भी पूछ सकते हैं आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भैया इसने ये हौज खास नाम का शहर भी बसाया, जो दिल्ली का सबसे महंगा शहर है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें करवाई हैं इसने भी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये आंसर रखना। अलाउद्दीन खिलजी भैया फेवरेट टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन आते हैं, जब भी पढ़ेंगे हम तो बिल्कुल दिल्ली सल्तनत बड़े अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बर्फ़ का गलनाक, और उसमें भी खिलजी वंश यानी अलाउद्दीन खिलजी। तो बर्फ़ का गलनाक होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन, युगांडा का बच्चा भी इसका आंसर करेगा। तो बताएं बर्फ़ का जो गलनांक है वो कितना है? तो बताओ आंसर। तो याद रखना भैया 273.15 केल्विन इस पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना भैया, ये आंसर है इसका 273.15 केल्विन बर्फ़ का गलनांक होता है प्यारे बच्चों। अगर फ़ारेनहाइट में बताऊं तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना, सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस होता है बर्फ़ का गलनांक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना, तो बताओ दुनिया का। ये मोसाइड फॉल है, नॉन वाटर है, बाउन वाटरफॉल्स है, या एंजल, साल्डो एंजल ये बोलते भैया इसको। तो बताओ क्या आंसर रहेगा? बहुत सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया ये एंजल झरना दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। और एंजल झरना कहाँ है भैया? वेनेजुएला देश में है। वेनेजुएला देश कहाँ है? वेनेजुएला देश भैया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है जी, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछ लें एंजल जलप्रपात किस नदी पे है, तो आप आंसर करेंगे कैरो नदी पे है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया का सबसे ऊँचा झरना है जी। तो भारत का ऊँचा झरना भी पूछ लेंगे, वो भी याद रखना। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया? प्राचीन भारत से। देखो एक और क्वेश्चन है, तो याद रखना मुंडकोपनिषद से लिया गया है। हमारे आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हो, सत्य की जय हो, यही आंसर मतलब है इसका। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया भैया। तो उपनिषद से क्वेश्चन आ चुका है, तो पढ़ना अच्छे से प्राचीन भारत को। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? तो बताओ। शूटिंग करते हैं, भारोत्तोलन मुक्केबाजी, तो कुश्ती करते हैं ना सुशील कुमार। तो याद रखना, उस समय न्यूज में भी थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। बताओ नर्मदा नदी कहाँ से निकलेगी प्यारे बच्चों? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करते हैं जल्दी से कि कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। तो याद रखना, नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक की जो पहाड़ी है वहीं से तो निकलती है प्यारे बच्चों नर्मदा नदी। प्रायद्वीप भारत की नदी है ये, और ये वहीं से निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक जो पहाड़ियाँ हैं, अब अमरकंटक पहाड़ियाँ कितनी मध्य प्रदेश में है ना, अमरकंटक पहाड़ियाँ कितनी ऊंचाई है अमरकंटक? ये भैया 1025 के आसपास, 1025 या 57 मीटर, हाँ 57 मीटर ऐसा कुछ ऊंचाई से ये निकलती है इस पहाड़ी से। यही आंसर है, सही नहीं यही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर को विश्व की लौह और इस्पात राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो बताओ लौह इस्पात राजधानी किसको कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। निम्न में से किस शहर को विश्व की लौह और इस्पात राजधानी कहते हैं भैया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी आंसर। तो याद रखना भैया, इसको कहते हैं पीटर्सबर्ग को। बहुत इंपॉर्टेंट शहर है पीटर्सबर्ग। कहाँ का है? यूएसए का शहर है, अमेरिका का है। इसको कहते हैं लौह और इस्पात राजधानी दुनिया की। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। 3 नदियों के संगम पे है ये। ठीक है, भारत में जैसे जमशेदपुर है उसको भारत का पीटर्सबर्ग कहते हैं, लेकिन पीटर्सबर्ग है कहाँ? तो स्टील का बड़ा उत्पादन होता है लौह और इस्पात का, ये अमेरिका के पीटर्सबर्ग में। भारत, अच्छा अगर ये पूछ ले भारत का पीटर्सबर्ग किसको कहते हैं? तो भारत का जो पीटर्सबर्ग है भैया वो है जमशेदपुर, है ना। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना है? तो बताइए भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ आंसर क्या है, शरावती नदी पे होगा ना सबसे ऊंचा झरना, शरावती नदी पर है, याद रखना। ठीक है, ये लेकिन भैया अगर ये आंसर आया तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन
जो ये झरना है जिसकी बात कर रहे हैं, ये झरने का नाम तो जोग झरना है, जोग झरना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जोग या गरसप्पा जो झरना है, इसको महात्मा गांधी भी कहते हैं, जोग भी कहते हैं, गरसप्पा भी कहते हैं। इससे ऊंचा झरना भी भारत में है जिसको कंचिकल कहा जाता है, और कर्नाटक में ही पड़ता है वो कंचिकल झरना, बहरी नदी पे है वो। तो याद रखना, वो इससे ही बड़ा दुगना ऊंचा है। अगर ये है तो फिर आंसर आप यही कर देना, है ना। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन के हिसाब से करना, क्योंकि कुंचिकल झरना तो दुगना ऊंचा है जोग या गरसप्पा से, है ना। तो अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। इसमें आंसर जोग या गरसप्पा है कि भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना है, तो आप जोग या गरसप्पा इसी क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना, है ना। मौलिक अधिकार में समानता, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? क्या लिंग की समानता का अधिकार है, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, समान समुदाय के लोग समान हैं, या समाज गुणवत्ता के आधार पर समानता है? देखो क्वेश्चन ये आपको सब समझने पड़ेंगे पॉलिटी में। अगर आप ये कि रट के पढ़ लेंगे तो आपको जब तक आप समान क्वेश्चन या शब्द की मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि इसमें मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार क्या है, तो बताएं। क्या लिंग का अधिकार है, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, समान समुदाय के लोग समान है, या सामाजिक गुणवत्ता? तो भैया कानून के समक्ष सब समान है, ये कहा गया है मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार यही है भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन भैया बेहद इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लगातार शेयर करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भैया वीडियो को जोड़ दें, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया? हिस्ट्री का एक और क्वेश्चन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिस्ट्री पॉलिटी देखें, बहुत सारे हैं क्वेश्चन, ज्योग्राफी से भी है। तो बताओ महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट पर निर्माण किसने करवाया? नरसिंह ने करवाया, चोल ने राजेंद्र चोल ने, आदित्य कारिकलन ने, या नरसिंह वर्मन ने? तो याद रखना भैया, तो वो नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया था, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लगातार शेयर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं भैया। पल्लव शासक था नरसिंह वर्मन सेकंड, इसने महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया, तो भैया याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मामल्लपुरम में बनाया था, कहाँ? तमिलनाडु में, ठीक है। तो याद रखना, पल्लव शासकों द्वारा ये मंदिर बनाया गया है, महाबलीपुरम का मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में, याद रखना। और ये कौन थे? ये पल्लव वंश के शासक हैं। पल्लव वंश की वास्तुकला मंदिरों की बड़ी अच्छी है ना, पल्लव वंश के शासकों ने बनवाया महाबलीपुरम का मंदिर, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऋक शतान को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, बता किसको धार्मिक स्वतंत्रता मिली है? केवल अल्पसंख्यकों को, केवल बहुमत को, सभी भारतीय नागरिकों को, केवल विशिष्ट समुदायों को? सिंपल क्वेश्चन है, तो याद रखना सभी भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता मिली हुई है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, पहचानना आसान है। लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है? बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है ये भी। फेरिक ऑक्साइड के कारण, फॉस्फोर ऑक्साइड के कारण, सिलिकॉन ऑक्साइड के कारण, या पोटेशियम ऑक्साइड के कारण? तो किस कारण होता है बताओ? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है ना लाल रंग मिट्टी का, फेरिक ऑक्साइड होती है। तो अगला क्वेश्चन है, पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी? बताओ पहली सार्वभौमिक परिषद का गठन कब किया गया? प्यारे बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो सार्वभौमिक परिषद का गठन किया गया था कब? 1873, 1839, 1883 या 1893 में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, जल्दी बताएं आंसर क्या रहने वाला है। तो याद रखना, पहली सार्वभौमिक परिषद 1893 में बनी थी। सार्वभौमिक परिषद कहाँ भैया? इसी समय आपको पता है कि शिकागो में भाषण दिया था पहली बार विश्व धर्म संसद के अंदर, किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। तो याद रखना, तभी ये बनी थी सार्वभौमिक परिषद 1893 में, जब शिकागो में भाषण दिया था किसने? शिकागो अमेरिका में भाषण दिया स्वामी विवेकानंद जी ने। वहीं कहा था ना भाई और बहनों, सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? देखो सार का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र इकोनॉमी का। तो अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम क्या होता है? दीर्घकालिक योजना होती है, लघु अवधि की योजना होती है, वार्षिक योजना होती है, या स्लाइडिंग योजना होती है? तो बताओ क्या होती हैं वैकल्पिक कार्यक्रम? तो याद रखना, वैकल्पिक कार्यक्रम एक प्रकार की दीर्घकालीन योजना होती है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत याद रखना, एक लंबे समय की होती है जिसमें उत्पादक और कारण इन चीज़ों पर बड़ा क्या हमें प्रोडक्टिविटी मिल रही है, या आप ये कह सकते हैं कि कितना उत्पादन हम कर रहे हैं। तो इसमें एक वैकल्पिक कार्यक्रम में एक दीर्घकालिक योजना हम तैयार करते हैं, एक लंबे समय की। एक नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा कहाँ से मिली? हिस्ट्री का क्वेश्चन, प्राचीन भारत से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं।
कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से कहाँ से भैया? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली है प्यारे बच्चों? मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला क्वेश्चन, शुक्र अपने अक्ष में खालिस्तान के चारों ओर घूमता है, बताओ शुक्र अपने अक्ष में कैसे घूमता है? उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। याद रखना भैया, वेनस और यूरेनस उल्टे घूमते हैं, ठीक है? वेनस और यूरेनस क्या बोलते हैं? अलग घूमते हैं, यानी बुध और शुक्र ही क्या है? अलग दिशा में बुध और शुक्र घूमते हैं। वेनस शुक्र हो गया, यूरेनस क्या हो गया? मरकरी था, यानी शुक्र और अरुण है ना, शुक्र और अरुण उल्टी दिशा में घूमते हैं। तो बताओ ये किस दिशा में घूमते हैं प्यारे बच्चों? बताओ। तो याद रखना ये पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, पूर्व से कहाँ? पश्चिम की ओर। बाकी सब गिरे क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमेंगे। अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या मतलब है? कि बहुभाषी है, बस एक धर्म का पालन करना है, नौकरशाही है, सभी धर्मों को समान रूप से देखना है। तो भैया सभी धर्मों को समान रूप से देखना। अच्छा, भारत का जो धर्मनिरपेक्ष का या पंथ निरपेक्ष का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ऐसा है कि सभी धर्मों को समान संरक्षण है। अगर देखेंगे पश्चिम में क्या है, अमेरिका में आप देखें धर्म से अलगाव है, कि धर्म से बिल्कुल अलग है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सभी धर्मों को समान भाव दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में अलग नहीं है लेकिन समभाव है, समान भाव दिया गया सभी धर्मों को। भारतीय अर्थव्यवस्था में अगला क्वेश्चन है, प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो भैया इकोनॉमी से भी क्वेश्चन है, बताओ भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? सार्वजनिक क्षेत्र, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, निजी क्षेत्र या मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है और पेपर में ऑनलाइन क्वेश्चन है। तो याद रखना, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रयुक्त प्रणाली है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, याद रखना। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। अमेरिका की पूंजीवादी, रूस की समाजवादी है ना, चाइना की साम्यवादी है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी है अभी उधर है ना, भारत की मिक्स्ड है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। वही उत्तर कोरिया और चीन की तो कम्युनिस्ट है, रूस की समाजवादी है, उधर साम्यवादी है चीन में और उत्तर कोरिया में। भारत में मिश्रित है, प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। और अगर हम इसकी बात करेंगे यूएसए की तो उधर पूंजीवादी है। भारत के राज्य का राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? बताओ बताओ क्या आंसर है इसका? भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है प्यारे बच्चों? बहुत सिंपल क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश करेगा, उपराष्ट्रपति के द्वारा होगा, राष्ट्रपति के द्वारा होगा या मंत्रिमंडल के द्वारा होगा? तो याद रखना भैया, भारत के राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी, भारत के राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी प्यारे बच्चों, तो वो कैसी होगी? तो याद रखना, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति होगी राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो काम करता है, याद रखना, राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत काम करेगा राज्यपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कई बार राज्यपाल को केंद्र की कठपुतली कह देते हैं, राष्ट्रपति के कहने पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा है, पर्वत है, कलिमंजारो है, नंदा देवी है या माउंट एवरेस्ट है? तो बताओ सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिंपल क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन। तो क्या आंसर होगा बताओ जल्दी से? तो आंसर होगा प्यारे बच्चों, सबसे ऊंची चोटी सब जानते हैं माउंट एवरेस्ट है, 8,850 मीटर। कहीं कहीं 48 भी मिलेगा आपको, है ना? कहाँ पर है? 48 भी 50 भी आपको मिलेगा, दोनों ही याद रखना। तो ये कहाँ है? नेपाल में है ना माउंट एवरेस्ट। सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा अगला क्वेश्चन भैया, योग के प्रकार में अर्ध पद्मासन की स्थिति है? तो बताओ क्या स्थिति है? योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन से बैठते हैं, कबूतर, कमल आदि लिखी हुई या मेढक? तो बताओ क्या आंसर है? तो बताओ। तो याद रखना, जो बैठते हैं तितली की तरह बैठते हैं ना, हाफ लिली, आधा तितली की तरह होती हैं, तो तितली की पोज में होती है ना पद्मासन। चलो अगला क्वेश्चन है, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो बताओ। अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जो होता है, अध्यादेश ऑर्डिनेंस जिसको राष्ट्रपति जारी करता है 6 महीने के लिए, अल्प कानून बनाता है। अगर अध्यादेश जारी नहीं करता है कौन, उसको संसद से मंजूरी नहीं मिली है 6 महीने तक भी, अगर कोई इमरजेंसी में कानून बनाया है राष्ट्रपति ने, तो बताइए फिर उसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो याद रखना भैया 6 महीने की होती है। और 6 महीने 6 माह, ये क्या लिखा हुआ है? तो बताइए 6 महीने 6 माह कुछ ऐसा लिखा हुआ, क्या टाइपिंग में कहीं मिस्टेक है क्या? है ना भैया? तो हम देखते हैं उसमें क्या मिस्टेक कहाँ है।
क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट है, समझना। और एक नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ कि कोई क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर से ही सारी तैयारियां होती हैं, ये आपको पता रहे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि जो होता है, अगर मैं आपको बताऊं 6 महीने, उसके बाद सिर्फ 6 हफ्ते तक और वेट करते हैं। अगर 6 हफ्ते बाद भी क्या है मंजूरी नहीं मिली, 6 महीने तो रहता है, अगर 6 हफ्ते बाद ही मंजूरी नहीं मिली तो अध्यादेश सिर्फ तब अध्यादेश खत्म होता है। तो 6 महीने और 6 हफ्ते के लिए ही क्या होता है, अध्यादेश जारी होता है, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है वास्तुकला, 6 महीने के लिए होता है, लेकिन राष्ट्रपति भाई वेट भी तो करेगा ना, 6 हफ्ते और वेट कर लेते हैं कि दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाए, नहीं मिलती वो अपने आप खत्म हो जाता है। वो कानून जो राष्ट्रपति ने बनाया अध्यादेश लाकर, अध्यादेश क्या होता है बात करेंगे, ऑफलाइन क्लासेज में हम लगातार बात कर रहे हैं। वास्तुकला में पंचायतन शैली खालिस्तान सबसे संबंधित है, बताओ। पॉलिटिक क्लासेज आएंगी आपकी बिल्कुल प्रॉपर, वो पढ़ेंगे हम। बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बिल्कुल आपको पॉलिटी की क्लास दी जाएंगी और सारी चीज़ें, अध्यादेश क्या होता है सारी बताई जाएंगी। वास्तुकला में पंचायतन शैली से क्या संबंधित है भैया बताओ, पंचायतन शैली किससे संबंधित है? देखो मंदिर कला से क्वेश्चन है, मैंने कहा ढंग से पढ़ लेना इसको। जब प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो मंदिर की एक कला शैली है पंचायतन शैली, मंदिर का जो आधार होता है उसी को पंचायतन शैली कहते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है कि भैया बीच में बड़ा मंदिर है, चारों तरफ और मंदिर बना देते हैं, छोटे छोटे पंचायतन शैली संबंधित है, आधार ऊंचे होते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी फर्म या आर्टिस्टिक या जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई है, बताओ। तो कौन सी फर्म जो है वो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई है? तो जिम्नास्टिक से कौन सी जुड़ी हुई है? तो डेविस कप होता है जिम्नास्टिक में, बिस चैलेंज कप होता है, डोडिंग कप होता है, डोजिंग कप होता है, या अजमल शाह कप होता है। तो बताइए जिम्नास्टिक में कौन सा कप होता है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिम्नास्टिक के लिए भैया कौन सा कप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आंसर बताएं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को लगातार शेयर करते रहें आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को के साथ जुड़ेंगे भैया। तो याद रखना, इससे जो होगा प्यारे क्या होगा, जिम्नास्टिक से तो होता है ये होगा ना, विश्व चैलेंज कप होता है जिम्नास्टिक का, है ना, ये तो होता है, यही आंसर है प्यारे बच्चों। जिम्नास्टिक का लिए जो कप होता है वो विश्व चैलेंज कप होता है। अगला क्वेश्चन, राज्य परिषद को भी क्या कहा जाता है? तो भाई पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन है, ढंग से पढ़नी है पॉलिटी। राज्य परिषद भी कहा, राज्य परिषद को खालिस्तान भी कहा जाता है, लोगों का घर, विधान परिषद, राज्यों की परिषद या संसद। तो बताओ क्या कहते हैं, बताओ जल्दी से। राज्य परिषद इसको क्या कहा जाता है? तो याद रखना, राज्य परिषद को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है, ये आंसर। राज्य परिषद राज्यों की परिषद एक ही बात है। एक मुद्रा की तुलना में मूल्यों, एक मुद्रा की तुलना में मूल्यों को खालिस्तान कहा जाता है, त्रिशूलक कहा जाता है, सीमा शुल्क कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बैलेंस शीट कहा जाता है, या विदेशी मुद्रा विनिमय कहा जाता है। बताओ प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगा? तो याद रखना, एक विदेशी मुद्रा विनिमय कहते हैं, एक मुद्रा की तुलना अगर दूसरी मुद्रा उसकी वैल्यू मापते हैं तो उसको कहते हैं विदेशी मुद्रा विनिमय दर। राइडर कप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, कब पढ़ के जाना जरूर कि ये राइडर कप या खेरिया किससे संबंधित है। तो बताओ राइडर किससे संबंधित है? तो राइडर कहाँ होता है, इधर रेडर बोलते हैं उसको, रेडर कैचर। तो क्रिकेट में होते हैं, कबड्डी में होते हैं, जिम्नास्टिक में होते हैं, बताओ। तो रेडर या राइडर जो किसमें होता है भैया, वो होता है कबड्डी में होता है ना रेडर, तो याद रखना राइडर किसको, रेडर को ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है खजुराहो में कंदरिया महादेव, भैया प्राचीन भारत से क्वेश्चन। तो कंदरिया महादेव मंदिर जो मंदिर भगवान को समर्पित है, बताओ। कंदरिया महादेव मंदिर है वो किस, कंदरिया महादेव मंदिर लिखा हुआ है तो शंकर भगवान के मंदिर होंगे ना प्यारे बच्चों। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, छोटा सा बच्चा भी इसका क्वेश्चन करके तुम्हें आंसर करके दे देगा, है ना। अगला क्वेश्चन है वित्तीय सहायता खालिस्तान द्वारा नियंत्रित होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो बताएं जल्दी, वित्तीय संस्था सहायता जो होती है वो किससे होती है? बैंकों को पैसा कौन पहुंचाता है, रीफाइनेंस कौन करता है बैंकों को? तो इस वित्तीय सहायता सब आरबीआई से होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, हम जीके के सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट 1 के। नेक्स्ट क्लास आपको अलग से मिल जाएगी भैया, जिसमें डिस्कस किया जाएगा मैथ, 1 में किया जाएगा रीजनिंग, यही आपका आरपीएफ का सिलेबस है। और सबसे इंपॉर्टेंट भैया जीके है उसमें, और उसी के लिए लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं भैया, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लगातार शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े भैया, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। 50 क्वेश्चन आने हैं जीके के, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेंगे, ठीक है। और आगे की पूरा जैसे एक्सप्लेनेशन जैसे हम कर रहे हैं आपको अच्छी लगती है, आप कमेंट करें बिल्कुल। और आपको भी कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं हमें। और अगला प्रैक्टिस सेट आपके सामने जल्द हाजिर होगा। जितना आप प्यार देंगे प्रैक्टिस सीरीज को, प्रैक्टिस सीरीज तो नहीं है, प्रीवियस ईयर है,
जितना प्यार देंगे उतना वो आगे बढ़ेगा, जितना आगे बढ़ेगा तो हम कंटेंट लगातार लिखते रहेंगे। आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, आपके जितने भी ग्रुप हैं स्टडी ग्रुप वहाँ आप शेयर कर सकते हैं। तो जय हिंद।